हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल वाले वीडियो में हमने नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद आते हैं, जैसे अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक को समझ लिया था। और अनुच्छेद 11 में हमने समझा था कि नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी संसद नागरिकता प्रदान करने से संबंधित और नागरिकता समाप्त करने से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। और हमने ये भी समझा था कि इसी आर्टिकल के तहत यानी आर्टिकल 11 के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 को, क्योंकि नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनसे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उससे भी अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए नागरिकता अधिनियम 1955 को और उसमें जितने भी संशोधन किए गए हैं उन सभी को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। और इसके अलावा आपको पता है हम यूपीएसआई के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में अब तक जितने भी वीडियो करवाए गए हैं उन सभी को ऐड कर दिया गया है, तो वहां से जा करके आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर आपने पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो क्रम से एक एक करके सारे वीडियोज को देखते जाइए और इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते जाइए, जितने मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवाती जाऊंगी। अगर आप इतने टॉपिक कर लेते हैं और इनका रिवीजन मारते रहते हैं बीच बीच में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर लेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता अधिनियम 1955, जिसे संसद ने 1955 में बनाया था। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 11 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि संसद किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित या नागरिकता छीनने से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। तो देखिए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार ऐसे दिए गए हैं जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ इसमें 3 आधार ऐसे दिए गए हैं जिनके माध्यम से संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है या छीन सकती है। तो सबसे पहले हम इन 5 आधारों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन 3 आधारों को पढ़ेंगे जिनके माध्यम से संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि संसद ने नागरिकता अधिनियम कब बनाया था पहली बार। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम पहली बार 1955 में बनाया था। इसके अलावा आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब किया था। तो देखिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन किया था 1986 में। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि संसद ने अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया है। तो यहाँ देखिए 5 बार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। पहला संशोधन किया गया था 1986 में, दूसरा संशोधन किया गया था 1992 में, तीसरा संशोधन किया गया था 2003 में, इसके बाद 2015 में और इसके बाद 2019 में। तो ये आपको याद रखना है कि अब तक 5 बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा चुका है। अब देखिए हम उन आधारों को देखते हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने आधार नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसे दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो 3 आधार ऐसे दिए गए हैं जिनके आधार पर नागरिकता समाप्त की जाएगी और 5 आधार ऐसे दिए हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो देखिए पहला आधार जिसके आधार पर नागरिकता किसी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है वह है जन्म के आधार पर। तो पहला आधार कौन सा है? पहला आधार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिसके आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी
वह है जन्म के आधार पर। अब देखिए, जो 1955 में संसद ने अधिनियम बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955, इसके तहत ये कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है तो उसे यहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो देखिए, 1955 में यह कहा गया था कि भारत में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन बाद में देखिए, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। कैसे, समझिए। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है, या मान लीजिए वो गलत तरीके से भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसने क्या किया, अपनी जो गर्भवती महिला थी उसे यहाँ पर एडमिट करवा दिया किसी हॉस्पिटल में। अब उसके बच्चे का जन्म हुआ है भारत के किसी हॉस्पिटल में, तो उसके बच्चे को अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी इस एक अधिनियम के तहत, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन बाद में जब संसद को यह आभास हुआ कि इस पॉइंट का बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है, तो 1986 में संसद ने संशोधन किया और इसमें लिखा कि भारत में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को भारत की नागरिकता तब दी जाएगी जब उसके माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। तो सबसे पहले 1955 में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसे अपने आप नागरिकता दे दी जाएगी। 1986 में जो संशोधन किया गया उसमें लिखा गया कि कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इसके बाद इसका भी मिस यूज होने लगा। कैसे, समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई महिला भारत की नागरिक है, पाकिस्तान का कोई युवक आया, उसने अपने प्रेम जाल में या बहुत सारे अफेयर्स में उसे फंसाया, उसके बाद उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद उनका बच्चा हुआ तो उस बच्चे को बड़े आराम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बाद में देखिए, इसका भी मिस यूज होने लगा। आपने अगर द केरला स्टोरी जैसी मूवियां देखी होंगी तो आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे बाहर के लोग या पाकिस्तान के लोग आकर के यहाँ पर अपने प्रेम प्रसंग में लड़कियों को फंसा करके फिर उनसे बहुत सारे अवैध कार्य करवाते थे, या उनसे जो बच्चा जन्मता था उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी, और इस तरह से बहुत सारे अवैध कार्य करने का उनको लाइसेंस मिल जाता था या उनको करने का सहारा मिल जाता था। तो इसके बाद 2003 में संसद ने एक और संशोधन इसमें किया और ये जोड़ दिया कि अब अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसके माता और पिता दोनों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। यहाँ 1986 में देखिए, माता या पिता में कोई एक अगर भारत का नागरिक था तो उसे, जो बच्चा जन्म यहाँ लेगा, उसे बड़े आराम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2003 में जोड़ दिया गया कि माता पिता दोनों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, या एक पॉइंट इसमें और जोड़ा गया कि एक भारतीय नागरिक होना चाहिए माता या पिता में से, और दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी ना हो, यानी अवैध तौर पर भारत में प्रवेश ना किया हुआ हो। अवैध प्रवासी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के या जो बिना लीगल कार्यवाही के किसी अन्य माध्यम से या अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर जाते हैं और भारत में निवास करने लगते हैं, उन्हें अवैध प्रवासी कहा जाता है। तो देखिए, लेटेस्ट ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लेटेस्ट में क्या लिखा हुआ है, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता कब दी जाएगी, जब माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यह संशोधन किया गया था 2003 में। अब देखिए, दूसरा आधार समझिए, वंश क्रम या ब्लड रिलेशन के आधार पर। पहला आधार हमने समझ लिया, पहला आधार है जन्म के आधार पर, दूसरा आधार है वंश क्रम के आधार पर या रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के आधार पर। इसमें कहा गया है कि विदेश में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले देखिए 1955 में समझिए, 1955 में क्या था, अगर कोई भी बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा अगर उसके पिता भारतीय नागरिक हों। यह बात कही गई थी 1955 वाले अधिनियम में। तो 1955 में सिर्फ पिता अगर भारत का नागरिक है और उसका बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया था 1955 वाले अधिनियम में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश पढ़ने के लिए गया,
वहां उसने शादी कर ली और वहां उसको बच्चा हुआ। अगर पिता भारतीय है, भारत का युवक कोई बाहर किसी विदेश में जाकर नौकरी करता है या पढ़ाई करने के लिए जाता है और वहां उसने शादी कर ली, उसको वहां पर कोई बच्चा हुआ, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो देखिए, यह जो 1955 का अधिनियम था, इसमें लिखा गया था कि सिर्फ पिता भारतीय नागरिक होगा तो ही बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन इसमें कमी ये थी कि अगर मान लीजिए कोई लड़की यहाँ से, जो भारतीय नागरिक है, वो यहाँ से बाहर जाती है पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, विदेश में वो शादी कर लेती है और उसे बच्चा होता है, तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उसकी माता भारतीय नागरिक है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे कोर्ट में केस हुए। उसके बाद 1992 में इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया था। देखिए, 1992 में दूसरा संशोधन इसमें किया गया था। तो 1992 में इसमें जोड़ दिया गया कि माता या पिता में से कोई भी अगर भारतीय नागरिक है और वो विदेश में रह रहा है, उसे वहां पर बच्चा होता है, तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन 2003 में इसमें एक शर्त और जोड़ दी गई कि अगर ऐसा बच्चा जो विदेश में जन्म लेता है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और उस बच्चे को भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भीतर उसे रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना होगा। तो मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और बच्चे को भारत की नागरिकता चाहिए, तो बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भीतर जो अमेरिका में भारत का दूतावास होगा, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना होगा कि हमारे बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाए। अब देखिए, तीसरा जो आधार है जिसके आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है, वह है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए तो उसके लिए उसे ये 2 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा। पहला तो ये कि अगर वह भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, यानी PIO है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या फिर अगर वह भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं है तो उसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो। इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया वो पूरा कर लेता है तो इसके बाद उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इसके बाद वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है या आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब देखिए, इस पूरी बात को इस तरह से समझिए। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रह रहा है और इसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता चाहिए। तो इस व्यक्ति को पहली बात तो भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, यानी PIO होना चाहिए। और दूसरा, अगर ये PIO नहीं है तो इसने किसी भारतीय व्यक्ति से शादी की हो। अगर इसने इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो इसके बाद इसे 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, जिसमें से 6 वर्ष ये अनकॉन्टिन्यूसली निवास कर सकता है, यानी वह कभी भारत में रह सकता है, किसी और देश में आ जा सकता है, या जिस देश का ये नागरिक है वहां जाकर भी रह सकता है। तो इसे 6 वर्ष अनकॉन्टिन्यूसली रहना होगा और 1 वर्ष कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार भारत में निवास करना होगा। तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया इसे पूरा करना होगा। इसके अलावा इसे 7 वर्ष भारत में निवास करना होगा। इसके बाद ये एलिजिबल हो जाएगा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। जो आवेदन करना होता है वो आवेदन करने के लिए। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इसके बाद ये जो होम मिनिस्ट्री है या गृह मंत्रालय है, वहां पर जा करके नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करेगी। अगर यह किसी भी संदिग्ध या अवैध कार्य में लगा हुआ नहीं पाया जाता है तो फिर इसे भारत की नागरिकता पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। तो जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और वंश के आधार पर किस तरह से नागरिकता मिलती है यह आप समझ चुके होंगे। अब हमें समझना है देशीकरण के द्वारा और भूमि या क्षेत्र के अर्जन के द्वारा किस तरह से नागरिकता मिलती है। तो देशीकरण के द्वारा
उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है जो विदेशी हैं, यानी जो भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं हैं। जब हमने पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन को समझा था तो हमने समझा था कि पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हों या तो उन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो। लेकिन देशीकरण के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो विदेशी हैं, यानी जिनका भारत से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि इसमें विदेशियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर देशीकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे 14 में से कम 12 वर्ष भारत में रहना होगा। 14 में से कम 12 वर्ष उसे भारत में रहना होगा और अंतिम के जो 1 वर्ष है, अंतिम के जो 12 महीने हैं या अंतिम का जो 1 वर्ष है उसे लगातार भारत में रहना होगा। तो 11 वर्ष वो लगातार भारत में ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन अंतिम का जो 1 वर्ष है यानी अंतिम के जो 12 महीने हैं उसे लगातार भारत में रहना पड़ेगा और पूरा कुल मिलाकर के उसे 12 वर्ष 14 वर्षों में से कम भारत में रहना होगा। इसके अलावा उसे 8वीं अनुसूची में शामिल जितने भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का जानकार होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो अनुसूची वाले वीडियो में हमने देखा था 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार इस व्यक्ति को होना चाहिए जो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद अगर उसने इन दोनों क्राइटेरियाज को पूरा कर लिया, यानी वह 14 वर्ष में से कम 12 वर्ष भारत में रह चुका है और इसके अलावा वह 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार है, तो इसके बाद वह आवेदन कर सकता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। केंद्र सरकार उसका जो हिस्ट्री है उसकी जांच करेगी। अगर वह किसी संदिग्ध या अवैध कार्य में लगा हुआ नहीं पाया जाता है तो उसे नागरिकता भारत की प्रदान कर दी जाएगी। अब देखिए लास्ट वाला आधार है 5वां आधार। हमने देखा था कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार हैं जिनके आधार पर नागरिकता किसी व्यक्ति को मिलती है। तो लास्ट है भूमि या क्षेत्र अर्जन के द्वारा। इसमें सिंपल सा है, इसमें अगर किसी भी क्षेत्र को या भूमि को केंद्र सरकार अर्जित करती है, ऑक्युपाई करती है, तो उसमें रह रहे नागरिकों को भारत की नागरिकता अपने आप ही यानी स्वतः मिल जाएगी। जैसे हमने 1975 में सिक्किम का अर्जन किया था। ये पूरी कहानी हमने समझी थी संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र वाला जो टॉपिक हमने किया था उसमें कि सिक्किम का हमने 1975 में अर्जन किया था, यह स्वयं आकर के भारत में शामिल हो गया था। तो इसमें रह रहे नागरिकों को स्वतः ही यानी अपने आप ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। अब देखिए ये 5 आधार जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है ये हमने समझ लिए। अब कुछ आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति से छीनी जा सकती है। ये 3 आधार हैं जो भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। इन 3 आधारों पर भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति से छीनी जा सकती है या उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो पहला है त्याग। त्याग में कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग देता है तो इसे कहा जाता है त्याग। एक तो ये विधि है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता को त्याग दे। स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है तो इसे कहा जाता है ये विधि, यानी इसे कहा जाता है त्याग की विधि, जो भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखी हुई है। फिर 2 विधियां ऐसी हैं जिनके आधार पर संसद आपकी नागरिकता छीन सकती है या संसद आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकती है या संसद आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद किसी की भी नागरिकता छीन सकती है बिना किसी आधार के, बिना किसी वजह के। आपको पता है इसके पहले जब हमने नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ा था, हमने अनुच्छेद 10 में देखा था कि संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक नहीं छीन सकती जब तक कि वह अन्यथा कार्य ना करे। तो इसका मतलब यह है कि संसद किसी की भी नागरिकता ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं छीन लेगी, उसके लिए किसी न किसी शर्त या वजह का होना जरूरी है। तो पहली उसकी शर्त यह है
कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी कोई व्यक्ति है वो भारत का भी नागरिक है और वह दूसरे किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो संसद उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर संसद किसी व्यक्ति की भारत की नागरिकता को समाप्त कर सकती है और इसे ही दूसरी विधि कहा जाता है, जिसे कहा जाता है समाप्ति या निरसन। इसके अलावा तीसरी विधि है जिसमें संसद किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन ऐसे ही किसी को भी मुंह उठाकर संसद नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती है। इसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। इसमें पहली शर्त यह है कि वह व्यक्ति किसी शत्रु देश जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है उस व्यक्ति को हमारे देश की गुप्त जानकारियां प्रदान कर रहा हो या उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा हो। तो पहली शर्त यह है कि वह शत्रु देश के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा हो या शत्रु देश को यहाँ की गुप्त जानकारियां प्रदान कर रहा हो, तो संसद उसे उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है।